हेलो बच्चों, ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज 9वीं कक्षा की जो 11वीं कविता है निर्माणों के पावन युग में, इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है और इसकी विधा है कविता। जैसे हर कविता की कोई ना कोई प्रणाली होती है, कोई पद्धति होती है, तो इसकी विधा क्या है? कविता। ठीक है। इसमें कुछ शब्द दिए मैंने। वसुधा, पृथ्वी, अगम, अपार, अगाध, अथाह, मझधार, लहरों के बीच, बीचों बीच, कौमुदी, चांदनी, भौतिकता, सांसारिकता, उत्थान, उन्नति। एक कुछ महत्वपूर्ण शब्द है वो आप आपके कॉपी में दर्ज कर लीजिए। और इस कविता से हमें जो संदेश दिया गया है वो हम आखिर में देखेंगे, कि मैं आपको पहले पढ़ के दिखाती हूँ। हमें नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण करने के साथ साथ चरित्र निर्माण भी हमें करना है। जगत का कल्याण, जगत का कल्याण करने के साथ साथ हमें चरित्र निर्माण करने का विशेष महत्व देना चाहिए। बराबर, ये इस कविता से हमें संदेश दिया गया है। और इस कविता में आपको पहले मैं पढ़ के सुनाती हूँ। देखो बच्चों, इसका परिचय है 25 दिसंबर 1924 में उत्तर प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में। परिचय: अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, उनका कविता संग्रह है, कुछ लेख है, कुछ भाषण है, बिंदु बिंदु विचार है और अमर बलिदान गद्य रचनाएं हैं। इस तरह से इनकी रचनाएं है। पद्य संबंधी इस कविता के बारे में बताया गया है कि रस की अनुभूति कराने वाली, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर को आनंद देने वाली रचना कविता होती है। कविता किसे कहते हैं? कि एक सुंदर रचना होती है, उस शब्द से, उस वाक्य से, उस पंक्ति से, उसकी अर्थ से, भावार्थ से हमें एक आनंद मिलता है पढ़ने से, सुनने से। तो कवि ने लेखक जी ने इस कविता को क्या कहा है कि एक सुंदर रचना, जो आनंद का अनुभव देने वाली रचना, इसे कविता कहते हैं। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ हमें चरित्र निर्माण करने का विशेष महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है बच्चों, मैं भी आपको कविता पढ़ के दिखाती हूँ। देखो बच्चों, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले।
स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कविता ये आप 2-3 बार पढ़ो, फिर आपको उसमें लयता गयता और उसका आरोह अवरोह आपको समझ में आएगा। अभी हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, परिचय है इनका। 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। उनकी प्रमुख कृतियां मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह है, कुछ लेख है, कुछ भाषण है, बिंदु बिंदु विचार है, अमर बलिदान है, ये आदि गद्य रचनाएं हैं। कविता किसे कहते हैं? तो रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर को आनंद देने वाली को कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने हमें ऐसा संदेश दिया है कि हम नूतन अनुसंधान, अनुसंधान यानी कि नया जो निर्माण करते हैं, नई नई निर्मिति करते हैं, तो नूतन अनुसंधान संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही हम चरित्र निर्माण करने का विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अब इसमें कल्पना पल्लवन क्या दिया है कि भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। इस पंक्ति को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको लिखना ही है, आपकी एक कविता पूर्ण पढ़ने के बाद, कि भौतिकता के उत्थान, जो भौतिकता है, भौतिकता यानी क्या कि जो सांसारिकता है, हम जिस संसार के जीवन में जी रहे हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उसके साथ हम जी रहे हैं, तो उसकी जब प्रगति करनी है, हमें उत्थान करना है, तो हमें क्या नहीं भूलना है कि हमें हमारा चरित्र भी निर्माण करना है, ये हमको नहीं भूलना है। इस तरह से आपको इसका अर्थ स्पष्ट करना है। आगे देखिए बच्चों, ये मैंने कविता आपको अभी पढ़ के सुनाई, आप ये ठीक से आपकी कॉपी में लिख लीजिए। आगे देखिए, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माण यानी कि नया सब चरित्र निर्माण करना है। पावन यानी कि पवित्र युग में, हमारे इस पूर्ण दुनिया में, वर्ल्ड में हम चरित्र निर्माण न भूले। तो क्या करना है हमें? हमारा चरित्र निर्माण करना है। देखो मैंने ये आपको सिंबल दिया है, चित्र दिया है कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, कि हमें हर चीज की अभी स्वार्थ लोलुपता हो गई है, हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या नहीं भूलना है कि वसुधा का भी हमें कल्याण करना है। अभी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हर किसी का हम जन्मदिन मनाते हैं, इतना बड़ा केक काटते हैं, बरोबर है, और कोई को तो बच्चे उस केक को सबके शरीर को, मुंह को थोप देते हैं। तो ये सब नहीं करना है हमें। क्या करना है हमें? अगर आपका जन्मदिन है तो छोटा सा दिया, भगवान को दिया जलाओ, बड़े बुजुर्गों के पैर छुओ, किसी आश्रम को भेंट देकर आओ, और तो और जिसका जन्मदिन है उसके हाथों से एक पेड़ लगाओ। तो दुनिया में इतनी आबादी है, अगर हर कोई अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएगा तो उसका कितना ये होगा, मतलब कितने पेड़ हो जाएंगे। तो इसकी जो पहली पंक्ति है उसको हम आपको इसका अर्थ बताते हैं बच्चों। देखो, आविष्कारों की कृतियों में
यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपहार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। आविष्कार, आविष्कार यानी खोज, नया निर्माण करना। हमें क्या करना है? हमारी पृथ्वी के लिए, खुद के लिए, सबके लिए नया खोज को हर कोई ना कोई नया खोज करता है, नया निर्माण करता है। तो कवि ने कहा है कि आविष्कारों की कृति में यदि मानव का प्यार नहीं है, यानी कि अगर आप कोई नई निर्मित करते हो लेकिन उसमें आपका प्यार नहीं है, प्यार का लवलेश नहीं है, प्रेम नहीं है, एक अच्छी भावना नहीं है, तो वो निर्मित में कोई उन्नति नहीं होगी, कोई भलाई नहीं होगी, उस उन्नति में कोई ऐसा अच्छापन नहीं होगा। इसलिए कवि बोल रहे हैं कि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपहार नहीं है। सृजनहीन यानी कि नया निर्माण न होना, सृजनहीन कि जो नया कुछ हम निर्माण नहीं कर सकेंगे, हमारा विज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणी का उपकार नहीं है। हर कोई प्राणी यानी कि मानव, मानव जाति, हर कोई प्राणी मानव जाति वो क्या करता है कि अपना जो कार्य करता है, प्राण कार्य प्रणाली करता है, तो उसके नई खोज, नई निर्माण के लिए करता है। लेकिन अगर उसमें सृजनहीनता होगी तो उसमें कोई अच्छाई नहीं होगी। तो इसमें शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। कृति यानी कि अच्छा काम, व्यर्थ यानी कि निरर्थक, बेकार, भौतिकता यानी कि सांसारिकता, आविष्कार यानी कि खोज, नया निर्माण करना, सृजनहीन यानी कि नया निर्माण न होना, उपकार यानी कि भलाई, उपकार करना, उत्थान यानी कि उन्नति, प्रगति। क्योंकि हमें अगर अपनी खुद की भी प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, हमें आपको उत्थान करना है खुद को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें जब हम नया खोज कुछ करते हैं, नया निर्माण करते हैं, तो हमें उसके साथ विज्ञान का भी जोड़ लेना चाहिए। बराबर? तो इसलिए कवि कहता है कि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपहार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। मतलब जिस संसार में हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, नहीं, सब हमें चाहिए। टीवी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वीडियो चाहिए, संगणक चाहिए, मोबाइल चाहिए, हर कुछ चीज चाहिए हमें। स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्ट घड़ी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन ये सब आपको जी भौतिकता की जो सभी चीजें हैं, इसके साथ आपको क्या करना है? जीवन का उत्थान नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने जीवन की प्रगति नहीं भूलनी चाहिए। और हमारी जीवन की प्रगति कैसे होगी? कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। बरोबर है? लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, बनोगे क्या आप? नवाब। और आपकी क्या होगी? उन्नति होगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपहार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। आगे देखिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, संस्कृति का सम्मान न भूले। देखो बच्चों कि अगर हमारे पास अच्छा चरित्र है, अच्छा शील है, हम आदर्शवादी हैं, तो क्या होगा कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें एक सरस्वती की झंकार लहराएगी। अगर हमारे पास शिक्षा है लेकिन हमारे पास नैतिकता नहीं है, समाज में किस तरह से किसी के साथ बात करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, सामने वाले को किस तरह से रिस्पेक्ट करना है, किस तरह से आदर करना है, ये अगर हमारे पास नहीं होगा तो बताओ बच्चों हमारी शिक्षा का क्या स्वर होगा? वो शिक्षण प्रणाली का हमें क्या उपयोग होगा? कुछ नहीं उपयोग होगा। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि शिक्षा का स्वर साध सकेगी, शिक्षण क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक का आधार नहीं है। यदि हमारे पास सामाजिक तत्व की जो प्रणाली है, जो बड़े बुजुर्गों का जो हम आदर करते हैं, वही अगर हमारे पास नहीं है,
जो किस तरह से नैतिक संबंध होना चाहिए, यही अगर हमारे पास नहीं है तो बताओ बच्चों, उस शिक्षण का आप क्या करोगे, क्या होगा। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति कौमुदी यानी कि मतलब अगर हमें बहुत कीर्ति मिली है, हमें उन्नति मिली है, हमें यश मिला है, लेकिन इसके साथ हम चांदनी की तरह झिलमिला रहे हैं, लेकिन अगर हमारे में अगर गरिमा नहीं है, हमारे में आदर्शता नहीं है, हमारे में अच्छे चरित्र गुण नहीं है, तो उस कौमुदी का आप क्या करोगे, उस कीर्ति कौमुदी का आप क्या करोगे। कीर्ति कौमुदी यानी कि उस यश का, उस झिलमिलाते हुए यश का आप क्या करोगे यदि आपके पास नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, आपके पास प्रेम भावना नहीं है, अच्छी शील चरित्र चरित्र नहीं है, तो इस बात को आप क्या करोगे। बराबर ना। अगर हमें श्रेष्ठता मिली है, आदर्श मिला है, अच्छे गुण सब मिले हैं, हमारे पास विनय की भावना है, तो ही क्या होगा कि जो कहते हैं ना, वो एक वाक्य है कि विद्या विनयेन शोभते, यानी कि हम कितने पढ़े लिखे हैं ये हमें हमारी हमारी बोली, हमारी चाल, हमारी देखने का अंदाज, हमारे बात करने का तरीका, ये सामने वाले को दिखाता है कि हम कैसे पढ़े लिखे हैं। हर कोई पढ़ा लिखा होता है, हर कोई सीखता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो अभी अनपढ़ है, हर कोई पढ़ा लिखा होता है, लेकिन वो कितना क्या पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है कि सिर्फ किताबी कीड़ा है, कि उसको सामाजिक सृजनशीलता के बारे में भी पता है। ये हमें उसके बातचीत से, उसके वाणी से पता चलता है। तो इसलिए लेखक बोलते हैं कि शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये शब्द के अर्थ आप लिख लीजिए आपकी कॉपी में। हाँ बच्चों, आगे देखिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अगम, अगम यानी कि अपार, उसका कोई पार ही नहीं हो। अगाध यानी कि अथाह, यानी कि बहुत बड़ा समुद्र है, और उसमें अगर एक नाव चल रही है और उस नाव को वो कभी गोताखोर की तरह मतलब डरती नहीं है, वो सॉरी वो नाव अपनी स्पीड से आगे ही जाती है, भले कितने ही बड़ा समुद्र हो, वो डरती नहीं है लहरों से। तो अगम यानी कि अपार, अगाध यानी कि अथाह, सिंधु है, सिंधु यानी कि समुद्र, सिंधु यानी बहुत बड़ा समुद्र, सागर। संघर्षों का पार नहीं है, इतने संघर्ष आते हैं, लेकिन वो जो नाव होती है वो डरती नहीं है, उस लहरों से वो पार हो जाती है। कहते हैं ना कि लहरों से नौका डर कर पार नहीं होती, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उस तरह से। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। अगर हम साहसी हैं, हमारे में बहुत बड़ी हिम्मत है, हम संघर्षशाली है, हिम्मत वाले हैं, तो संकटों का हम मुकाबला कर सकते हैं। बरोबर। और संघर्षों का मुकाबला करते हुए, संकटों का मुकाबला करते हुए हम क्या करते हैं, कितना भी पेचीदा सवाल हो, कितना भी जटिल समस्या हो, उसको हम सुलझा के ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नई खोज करनी है, नई जांच पड़ताल करनी है, हमें नया अनुसंधान निर्माण करना है, हमें सब नया निर्माण करना है। इसलिए लेखक क्या कहते हैं कि जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। मतलब हमको सब निर्माण करना है, भले हम बड़े समुद्र में गिर जाए, लेकिन हमें नदियों पार करके, समुद्र पार करके हमें तीर पर आना है।
उस मझधारों को यानी कि लहरों के अगर बीचों बीच हमारी नाव अटक गई है तो भी हमको डरना नहीं है। क्या करना है हमें? साहस से, हिम्मत से, भले कितनी ही जटिल समस्या हो, हमें आगे पार कर कर किनारे पर आना है। इसलिए लेखक क्या कहते हैं कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। पावन, पवित्र, युग, इतिहास का बड़ा कालमान, चरित्र यानी कि हमारा आचरण, वसुधा धरती पृथ्वी, कल्याण यानी कि भलाई। तो हमें ये भूलना नहीं है बच्चों। हमें नए नई चीजों का खोज करते करते हमें हमारा आचरण भी अच्छा रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो, मैंने फिर से आपको ये चित्र दिखाया है निर्माणों के पावन युग में। ये जो इतिहास है युग का, इसमें हमें क्या करना है? चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए, और स्वार्थ साधना की आंधी में हमें वसुधा का, हमारे पृथ्वी का, हमारी धरती का हमें कल्याण नहीं भूलना चाहिए। युग के नव निर्माणों के अर्थात आविष्कारों में यदि इंसानियत की भावनाओं के लिए जगह नहीं है, उसके लिए प्यार नहीं है, तो वह व्यर्थ है। यदि मानव जाति का कल्याण नहीं होता तो विज्ञान की सारी खोज व्यर्थ है। बराबर, मतलब मानव जाति का कल्याण के लिए ही तो विज्ञान की खोज हुई है। ठीक है ना बच्चों? सांसारिक सुख एवं विकास में जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। शील, मिजाज, चाल ढाल, अच्छा चरित्र, विनय, नम्रता, आदर्श, अनुकरणीय वस्तु, श्रेष्ठता, उत्तमता, झंकार, झंझन का स्वर, साधना, सिद्धि करना, नैतिक, नीति संबंधी, कीर्ति, यश, शोभा, चमक, कौमुदी, चांदनी, झिलमिलाट वाली, गरिमा, महत्व, महिमा, कृति, कोई अच्छा या बड़ा काम, सृजनहीन, जिससे सृजन न हो सके, व्यर्थ, निरर्थक, उपकार, भलाई, भौतिकता, सांसारिकता, उत्थान, उन्नति। ये सब शब्द आपके कॉपी में लिख लीजिए। हम चरित्र निर्माण की बात नहीं भूलनी चाहिए। अगर लाग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को नहीं भूलनी चाहिए। कवि कहते हैं कि सच है, समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। कवि कहते हैं कि युग निर्माणों का यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण का बात नहीं भूलनी चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह से संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। ये शब्द आप आपके कॉपी में लिख लीजिए। आगे देखिए बच्चों, ये आपको मैंने स्वाध्याय दिया है, उत्तर के साथ दिया है। निर्माणों के पावन युग में हमें इसे न भूले। क्या नहीं भूलना चाहिए? चरित्र निर्माण, वसुधा का कल्याण, नूतन अनुसंधान, संस्कृति का सम्मान और जीवन का उत्थान। ये हमें नहीं भूलना। ये इसका आपको परीक्षा में ये 2 गुण के लिए आएगा। समुद्र की 2 विशेषताएं बताएं, अगम और अगाध। बराबर, जो मैंने आपको लिख कर भी दिया है। अगम यानी कि अपार, अथाह यानी अगाध यानी कि अथाह। तो ये परीक्षा में आपको 2 गुण के लिए आएगा। आगे देखिए, क्या होना जरूरी है आविष्कारों में और विज्ञान में? तो आविष्कारों में मानव का प्यार और विज्ञान में प्राणियों का उपकार।
ये आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आएगा। आगे देखिए, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, ये आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए, ये आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आएगा। प्रस्तुत पंक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरी 51 कविताएं इस कविता संग्रह से लिया गया है। पावन युग में इस कविता की पंक्तियां हैं। आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान में बड़ी उन्नति हो गई है। हमारा देश प्रगति और उत्थान के शिखर तेजी पर बढ़ रहा है। हम अंतरिक्ष में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। देश विदेश की यात्रा करके अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हे विज्ञान, हमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की है। यातायात, चिकित्सा, तकनीकी ज्ञान आदि क्षेत्रों में हमें अतुलनीय क्रांति लाई है। ये सारी बातें हमारी अत्यंत लाभप्रद हैं देश के उत्थान के लिए। परंतु हुआ ऐसा कि विज्ञान की वजह से हमें बड़ी फुर्सत और विश्राम मिल गया और वह अपनी खाली समय व्यर्थ बातों को लगा रहे हैं। अपने मूल्यों को भी भूल गया है, नैतिकता का गला घोट रहा है। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निर्माण की धुन में हम अपने मूल्यों को भूल न जाएं, मानवता को, मानव के कल्याण को अनदेखा न करें। भूत दया, प्रेम, करुणा आदि गुणों को नजरअंदाज करें। केवल अपने ही स्वार्थ के साधक न बनकर विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अपने आसपास परिवेश में घटित वाली समाज विघातक घटनाओं के बारे में संबंधित में आप प्रस्तुत कीजिए। तो आप ये आपकी कॉपी में लिख लीजिए, ये परीक्षा में आपको 2 गुण के लिए आएगा। ठीक है बच्चों, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में अच्छे से और बाय हार्ट कीजिए। देश के हित के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको स्वहित, स्वमत के लिए आएगा। स्वमत लिखिए, जाता था ना परीक्षा में 2 गुण के लिए। आपको परीक्षा में 80 मार्क का जो पेपर होता है उसमें 10 गुण स्वमत के लिए आते हैं, उसमें से ही आपको 2 गुण के लिए आएगा। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं देश हित के प्रति समर्पित हूँ। जब हम देश की बात करते हैं तब हमें छोटी छोटी बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं सामाजिक नियमों का बड़ी तत्परता के साथ पालन करता हूँ। मैं यातायात नियमों की उपेक्षा नहीं करता। मैं अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हूँ। मैं पूरी लगन के साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। जहाँ कहीं नियमों का उल्लंघन होते हुए देखता हूँ तो मैं वहां पर जागरूक हो जाता हूँ। अच्छा बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई होगी, समझ में आई है ऐसा मैं समझती हूँ। और आप अपने विचार बदलो, सोच बदलो तो विचार बदलेंगे, नज़र बदलो तो आपकी धारणा बदलेगी, दिशा बदलो तो आपको किनारे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप आपकी एक कविता, जो शब्दार्थ है, जो स्वाध्याय दिया है, वो आपकी कॉपी में लिख लीजिए और ये कविता भी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।